बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और ईद के बाद ये हमारा पहला शो है और जिस तरह आपने हमारे ईद के शो को पजीराई बख्शी है कि जहाँ पर हमारे साथ ईद के पहले दिन खुर्रम मंजूर थे, ईद के दूसरे दिन पाकिस्तान के टेनिस स्टार एहसान उल हक और ईद के तीसरे दिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम अब्दुल माजिद भट्टी साहब थे। तो इन तीनों शोज़ को जिस तरह से आपने पजीराई बख्शी है उसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। किस तरह से आपने हमें फ़ीडबैक दिया, हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह से आपके जो ताउन है, आपके जो मैसेजेस हैं हमें मौसूल होते रहेंगे। इसके साथ साथ जनाब आज भी एक बड़ा ज़बरदस्त शो लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के टूर पर है और न्यूजीलैंड की जानिब से पाकिस्तानी नज़ाद मोहम्मद अब्बास ने वनडे सीरीज़ में अपना डेब्यू किया। पहले मैच में 50 रन की उन्होंने इनिंग खेली, निफ्ट सेंचुरी बनाई और उसके बाद दूसरे मैच में 41 रन की इनिंग खेली। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जनाब मोहम्मद अब्बास का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो इनके बारे में लोग जानना चाहते थे किस तरह से ये न्यूजीलैंड पहुँचे, किस तरह से इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया। इस तमाम तर जर्नी को आज के शो में हम इसका अहाता करेंगे और हम जानना चाहेंगे उनके वालिद अज़हर अब्बास साहब से, जो अपने वक्त ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे, पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का एक नाम था। और साथ साथ एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अज़हर अब्बास साहब जो थे वो पाकिस्तान के लिए दौरा इंडिया की टीम के ख़िलाफ़ और श्रीलंका की टीम के ख़िलाफ़ कंसीडर भी हुए, लेकिन वो बदकिस्मत रह के पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर सके। तो आज के शो में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे अज़हर अब्बास साहब, उनसे हम जानेंगे उनकी अपनी जर्नी के बारे में मोहम्मद अब्बास के हवाले से। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। आखिरी मैच में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड माउंट मैंगानॉय पहुंच गया। कौमी टीम को दूसरे ODI मैच पर भी जुर्माना पड़ गया। न्यूजीलैंड की कंडीशंस चैलेंजिंग हैं मगर ये कोई माजरत नहीं। कुछ अरसे से हम मैच के अहम मौके ज़ाया कर रहे हैं। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान। हमारे बैटर्स कमर से ऊपर वाली बॉल नहीं खेल पा रहे। वाइड बॉल क्रिकेट में दुनिया की क्रिकेट के साथ चलना होगा। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़। अगर मोहसिन नकवी शर्मनाक शिकस्तों और टीम की कारकर्दगी पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें और घर जाएं। क्रिकेट बोर्ड की साख मजीद खराब ना करें। कामरान अकमल। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर फारूक हमीद इंतकाल कर गए। PCB की जानिब से फारूक हमीद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ऑस्ट्रेलिया मुंतकली के बाद मामलात कंट्रोल में हैं। जल्द यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता दिखाई दूंगा। उस्मान कादिर। PSL सीजन 10 के टिकटों की फरोख्त का आगाज हो गया। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान के फैसल खान आफरीदी और सलीमा इम्तियाज अंपायरिंग पैनल में शामिल। नेशनल मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का मेला कल से वाह कैंट में सजेगा। और उस्मान वजीर ने अपनी अगली फाइट का ऐलान कर दिया। उस्मान वजीर 24 अप्रैल को भारतीय बॉक्सर के मद्दे मुकाबिल होंगे। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ACC के अब नए चीफ़ हो गए। तो हमारी जानिब से मोहसिन नकवी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद भी और उम्मीद करते हैं कि उनके ACC में यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल में आने से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात मज़ीद बेहतर होंगे। लेकिन साथ साथ एक अफसोसनाक खबर भी कि जनाब जो आपने हेडलाइन में भी देखी कि पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच खेलने वाले फास्ट बॉलर फारूक हमीद साहब का आज इंतकाल हो गया। वो खालिक हक़ीक़त जान मिले। जी स्पोर्ट्स की जानिब से, GTV की मैनेजमेंट की जानिब से हम फारूक हमीद साहब के अहले खाना से न सिर्फ दिली ताज़ियत का इजहार भी करते हैं बल्कि साथ साथ दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला फारूक हमीद का अगला सफ़र आसान करें और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। प्रोग्राम को जनाब आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर न्यूजीलैंड से मौजूद हैं मोहम्मद अब्बास, जो न्यूजीलैंड के सेंसेशनल स्टार हैं। उनके वालिद अज़हर अब्बास साहब जो ख़ुद भी फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, ADBP से खेले, लाहौर से खेले, रेलवे से खेले। उन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया। शो में खुश आमदीद कहते हैं अज़हर अब्बास साहब को। अस्सलाम वालेकुम अज़हर अब्बास साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट फॉर जी स्पोर्ट्स। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान साहब, इट्स माय प्लेजर। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। कुछ अज़हर भाई सर अपने कैरियर के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ADBP से खेले और दीगर डिपार्टमेंट से खेले, लाहौर से खेले और उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि जब आप इंडिया के ख़िलाफ़ और श्रीलंका के ख़िलाफ़ कंसीडर हो रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर सके। जी, मेरा जो ताल्लुक़ है वो ज़िला खानेवाल की हराज बरादरी से है और अब्दुल हकीम के साथ छोटा सा एक मेरा गांव है रोशनपुर, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ।
जहाँ तक क्रिकेट खेलने की बात है तो मैंने लाहौर में काफ़ी क्लब क्रिकेट खेली थी। उसके अलावा मैं पाकिस्तान रेलवे और एग्रीकल्चरल बैंक और पाकिस्तान सुई गैस वगैरह से भी खेलता रहा, मुल्तान से भी खेली। और 90s में जो पाकिस्तान में क्रिकेट होती थी वो बहुत कम्पिटिटिव होती थी, जिसकी वजह से हमारी जो नेशनल टीम थी वो भी बहुत बहुत वर्ल्ड क्लास टीम होती थी उस वक्त। और हमने बहुत सारे उस वक्त आईसीसी वर्ल्ड कप भी जीता था और एशिया कप और शारजा कप, और ये सब बहुत कम्पिटिटिव होती थी उस वक्त। जहाँ तक मेरा खेलने का ताल्लुक है तो उसकी भी एक शायद वजह ये भी हो सकती है, जो कि मैं समझता हूँ कि मेन रीज़न है कि पाकिस्तान के पास उस वक्त बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर होते थे। तो हम लोग जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी विकेट ले लेते थे, बस हम बेंच तक ही पहुँच सकते थे। तो बस ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी। तो वो टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी और उसमें जगह बनाना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, बहुत मुश्किल होता था। अभी आपने SNGPL का भी जिक्र किया तो आपके जिक्र से मुझे याद आया अपने कैरियर का जो आखिरी वनडे मैच खेला था उसमें आपने और अरसलान मीर एक बॉलर होते थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी थी और राशिद लतीफ़ को आपने कॉन्टेंट बोल्ड किया था। मुझे याद आया आपके SNGPL के जिक्र से कि जब आपने अपना आखिरी लिस्ट ए का मैच पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला था। SNGPL के हवाले से मोहम्मद हफीज़ ने भी एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को भी एक नज़र डाल लेते हैं कि जनाब मोहम्मद हफीज़ ने क्या कहा कि कांग्रेचुलेशन टू अजहर अब्बास माई टीम मेट फ्रॉम SNGPL। ये वही है क्योंकि उस मैच में मोहम्मद हफीज़ भी खेले थे जो आपके कैरियर का आखिरी जो था वो लिस्ट ए का मैच था। हैप्पी फॉर अब्बास मेकिंग हिज रिमार्केबल ODI डेब्यू फॉर ब्लैक कैप। ही हैज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, हिटिंग टैलेंट विद फेयरलेस अप्रोच। न्यू T20 सेंसेशन हैज़ अराइव्ड, बेस्ट विशेस यंग मैन। तो ये मोहम्मद हफीज़ का ट्वीट है जो आपके साहबजादे मोहम्मद अब्बास के डेब्यू पे किया। और इस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो आपने आखिरी लिस्ट ए का मैच खेला उसमें अरसलान मीर और मोहम्मद हफीज़ जो थे वो आपके टीम मेट थे और फिर आपने राशिद लतीफ़ को वहाँ पे कॉन्टेंट बोल्ड भी किया। तो इस तरह बताइएगा कि आपका कैरियर तो डोमेस्टिक में आप परफॉर्म कर रहे थे, फिर ये कब आपने फैसला किया कि आप इंग्लैंड जाएं और फिर उसके बाद वहाँ से फिर जो वो न्यूजीलैंड की जानिब जाएं? देखिए 1998 में मैं इंग्लैंड गया था ब्रेडफोर्ड लीग खेलने के लिए और 2003 तक मैं वहाँ 2005 तक मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ। जहाँ तक इंग्लैंड से खेलने की बात है तो वो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे लीग खेलने जाएं या इवन काउंटी खेलने जाएं तो फिर आप वहाँ की नेशनल टीम में आ जाएं, तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो मैं इंग्लैंड में 2004 के बाद जो मेरा एक सीज़न था वहाँ पे सर्रे में, उसके बाद मैं यहाँ वेलिंगटन में आया था एक सीज़न खेलने के लिए, जहाँ पे मैं वेलिंगटन की तरफ से भी खेला और क्लब जो थी उस करोरी क्रिकेट क्लब उसकी तरफ से भी खेला। तो ये जो सफ़र था ये पाकिस्तान से इंग्लैंड तकरीबन 8-9 साल में खेलता रहा और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया न्यूजीलैंड में 2003-04 के सीज़न में। तो ये सफ़र था मेरा। अच्छा, जहाँ तक अजहर भाई मेरी नॉलेज है कि आपको जो न्यूजीलैंड के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं रिचर्ड पैट्री, उन्होंने आपको कन्वेंस किया कि आप न्यूजीलैंड आएँ, क्योंकि मुझे इनका नाम इसलिए भी याद है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भी वनडे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। तो ज़रा न्यूजीलैंड की आमद के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर फिर क्या रहा? जी हाँ, ऐसे ही है। रिचर्ड पैट्री जो हैं वो एक्स ब्लैक कैप्स प्लेयर हैं और उनके दोस्त साइमन बेकर वो भी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, और एंडी मकाय हैं वो भी न्यूजीलैंड की तरफ से काफ़ी क्रिकेट खेले हैं। तो ये लोग वहाँ पे एक क्लब है ओल्ड गर्मेरियंस, वहाँ से खेल रहे थे लंदन में। तो मेरा वहाँ पे आखिरी मैच था उस सीज़न का। तो मैच के बाद जैसे गेट टुगेदर होते हैं तो उस वक्त उन्होंने मुझे मेरे खिलाफ मैच में भी खेला और एज ए प्लेयर भी वो मुझे जानते थे, हम एक ही लीग में खेल रहे थे। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि अगर आप न्यूजीलैंड जाएंगे तो आपके लिए ना सिर्फ वहाँ पे अच्छी क्लब क्रिकेट खेलने को मिलेगी बल्कि आप वहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल सकते हैं और आपका जो करियर पाथ है वो यहाँ से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह उनके इनकरेज करने से, और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प भी की इस सारे प्रोसेस में। तो इस तरह मैं वहाँ से लंदन से फिर मैं वेलिंगटन आ गया। ये तो अजहर भाई आपकी जर्नी हो गई कि आप किस तरह से पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, फिर आप इंग्लैंड गए और फिर उसके बाद फिर जो है वो आप न्यूजीलैंड तक आपका सफ़र पहुंचा। लेकिन मोहम्मद अब्बास किस तरह से क्रिकेटर बने, क्योंकि पाकिस्तान में कहा जाता है बल्कि एशिया में कल्चर ही है कि क्रिकेटर का बेटा होकर क्रिकेटर बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये मोहम्मद अब्बास का जर्नी कैसा रहा, क्योंकि आपको इनको क्रिकेटर बनाने का ख्याल आया, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम मजहर अब्बास साहब की जर्नी के हवाले से बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे मोहम्मद अब्बास के बारे में, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया। पहले मैच में 50 और दूसरे मैच में 41 रन की इनिंग खेली। तो अजहर भाई ये बताइएगा कि अब बड़ा मुश्किल होता है बिलखुसूस एशियन का जो कल्चर है उसमें क्रिकेटर के बेटे का क्रिकेटर होना। तो आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके परफॉर्मेंस देने के बावजूद, लेकिन उसके बावजूद आपने मोहम्मद अब्बास को जो है वो क्रिकेटर बनाने का फैसला क्यों कर किया? देखिए, क्रिकेटर के बेटे का क्रिकेटर बनाना मुश्किल मेरे ख्याल में इसलिए होता है कि जब आप बाप होते हैं और सेम टाइम आप कोच भी होते हैं, तो क्योंकि बच्चा आपके साथ 24 आवर गुजारता है, आपकी सारी इनसाइड आउट हर चीज़ को वो समझता है, तो उसके ऊपर आपका जो कोचिंग का इम्पैक्ट होता है वो बहुत कम रह जाता है। वो आपको कोच ट्रीट नहीं करता बल्कि एक फादर की फिगर के तौर पे ही ट्रीट करता है। लेकिन जो मोहम्मद अब्बास के मामले में ये चीज़ मुझे बहुत पहले से ही समझ आ गई थी कि अगर मुझे इसको कोचिंग करनी है तो मुझे पहले इसको अपना दोस्त बनाना है। तो दोस्ती में आप किसी की जब हेल्प करते हैं तो आपका जो लेवल ऑफ कंफर्टेबल वो और हो जाता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि बीइंग अ फादर मैंने उसको कोचिंग कम की है, बीइंग एक सीनियर दोस्त के एक बड़े भाई की तरह मैंने ज़्यादा उनको कोचिंग की है। तो जिससे मेरा जो मैसेज था या सिखाने का तरीका था वो ये था कि एक बड़ा दोस्त एक ऐसे दोस्त की हेल्प कर रहा है जो अभी छोटा है। तो उससे मेरे ख्याल में मुझे बड़ी आसानी हुई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई उनको कोचिंग करने में। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये न्यूजीलैंड में मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जो एक्स प्लेयर हैं, तो मेरा यही जवाब होता है कि मैंने उसको कभी अपने बेटे के तौर पे कोचिंग नहीं की, बल्कि अपने एक दोस्त, एक छोटे भाई, एक जूनियर प्लेयर की तरह कोचिंग की है। ठीक है। अच्छा, आप तो इंग्लैंड के लिए आप गए थे पाकिस्तान से पहले और 7-8 साल जैसा आपने बताया वहाँ रहे, तो ये क्या इंग्लैंड के लिए भी कंसीडर हो सकते थे? और थोड़ा इनके बारे में मजीद और बताइएगा। नहीं, मोहम्मद अब्बास जो थे वो या तो पाकिस्तान के लिए एलिजिबल थे क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, और या फिर वो न्यूजीलैंड के लिए एलिजिबल थे कि वो यहाँ रहते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हिस्सा गुजारा है। तो क्योंकि वो यहाँ रहते थे, यहाँ के सिस्टम में रह के उन्होंने अपनी गेम को डेवलप किया है और न्यूजीलैंड ने ही उनको पहले चांस दिया है, तो वो न्यूजीलैंड की तरफ से खेले हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले न्यूजीलैंड में चूंकि उनको चांस दिया था न्यूजीलैंड के लिए खेले, क्योंकि पाकिस्तान में एक कल्चर ये भी है, सर भी उस्मान खान को हमने यूएई से बुलाया, तो एक कल्चर ये भी है कि जनाब जो बाहर परफॉर्म करते हैं फिर उसको अपने मुल्क में हम बुला के खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर इन्वेस्ट किया है न्यूजीलैंड ने तो फिर न्यूजीलैंड का राइट है कि न्यूजीलैंड जो है वो वहाँ से फिर जो है वो इंटरनेशनल अपना डेब्यू करें। लेकिन आपने भी सुना है मैंने कि बड़ा सेक्रीफाइस किया है, अपने कोचिंग कैरियर को भी आपने सेक्रीफाइस किया है, अपनी टीम को भी चेंज किया मोहम्मद अब्बास को एक ईजी पाथवे देने के लिए। देखिए, जब आप एक प्लेयर को डेवलप कर रहे होते हैं तो कभी भी आप ये ना समझें कि आप एक स्ट्रेट रोड पर ड्राइव कर रहे हैं और बड़ी स्मूथ ड्राइव है। इसमें बहुत सारी अप एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, तो आपने उन सब को डील भी करना होता है और उसमें से अपना रास्ता भी आगे बनाना होता है। तो इसी तरह मोहम्मद अब्बास के लिए जो मैं कर सकता था मैं करता था, जो उसके लिए बेहतर होता था मेरी कोशिश होती थी कि उसके लिए करूं। जो आप समझ लें कि 3 साल पहले जब वो अंडर 19 ऑकलैंड की तरफ से खेल रहे थे और काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर थे अपने एज ग्रुप में, तब मैंने ये जॉब जो वेलिंगटन फायरबर्ड्स की जो कोचिंग जॉब थी वो मैंने ली। तो लोगों को शायद पता नहीं है कि वेलिंगटन और ऑकलैंड के दरमियान तकरीबन 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और हम लोग तकरीबन 18 साल से ऑकलैंड में ही रह रहे थे, तो हमारा वहाँ जाना और हर चीज़ शिफ्ट करना बड़ा एक प्रोसेस था पूरा। बहरहाल वो मैंने किया, मैं वहाँ चला गया। फिर उसके कोई 2 महीने बाद वेलिंगटन में मोहम्मद अब्बास आए, तो वहाँ पे जो सिलेक्टर्स हैं, कोचेज़ हैं, उनसे मिले, तो वो लोग सब इसको जानते थे क्योंकि वो उनके ख़िलाफ़ ऑकलैंड की तरफ से खेलते थे और अक्सर उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी वेलिंगटन वगैरह के ख़िलाफ़ बहुत आउटस्टैंडिंग होती थी। तो वेलिंगटन को इस बात की खुशी थी कि ये अगर बच्चा इस तरफ आ जाए हमारे पास तो हमारे एक अच्छा एडिशन हो जाएगा हमारे सिस्टम में। तो फिर वो वहाँ मूव हो गए और वहाँ पे उन्होंने अंडर 19 दोबारा खेलनी शुरू कर दी, जो वेलिंगटन अंडर 19 टीम थी, और फिर वो नेशनल टूर्नामेंट में गए और वो टीम टूर्नामेंट भी जीत गई। तो ये उनका सफ़र था। उससे पहले वो यहाँ पे ऑकलैंड में किंग्स कॉलेज की तरफ से भी खेलते रहे और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की तरफ से भी खेलते रहे। तो उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है और इनके सिस्टम को उन्होंने बिल्कुल एक
बॉटम से लेके और एंड तक वो जो उनका सफ़र है वो एक लेकिन पूरी आपको कहानी है। लेकिन अजहर साहब, आपको कब एहसास हुआ कि इनमें इतना पोटेंशियल है कि ये न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखें, कुछ इंसानों में सलाहियतें ऐसी होती हैं जो बहुत यंग एज में भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो कोई इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हैं या नहीं। होता क्या है कि सलाहियत तो काफ़ी बच्चों में होती हैं, लेकिन आपने एक इन्वायरमेंट देना होता है जिसमें उनकी मुसलसल ग्रूमिंग हो रही हो, मुसलसल इम्प्रूवमेंट आ रही हो, उनके स्किल को आप इम्प्रूव कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और वो आपने करते रहना है बगैर ये सोचे कि ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। वो तो हमारे हाथ में होता ही नहीं है, वो तो बहुत सारे और एलिमेंट्स होते हैं। जहाँ तक मेरे अपनी ज़ाती राय ये थी कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो कब खेलेंगे, कैसे खेलेंगे। मुझे ये पता था कि अगर ये अच्छे प्लेयर होंगे, मेहनत करेंगे और मुसलसल करेंगे तो इंशाल्लाह इनके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी क्या फीलिंग थी जब आपको ये पता चला कि मोहम्मद अब्बास का एक तो इंटरनेशनल डेब्यू हो रहा है, फिर वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रहा है, तो क्या फीलिंग थी? देखें, ये 24 मार्च को मुझे पता चला कि 29 तारीख को जो पाकिस्तान का पहला मैच है न्यूजीलैंड के साथ, उसमें मोहम्मद अब्बास का नाम आया है। तो 5 दिन पहले उन्होंने मोहम्मद अब्बास को फ़ोन करके बताया, तो स्ट्रेट अवे उन्होंने मुझे कॉल की, मैं घर में नहीं था। तो जब मुझे उन्होंने बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि हम कई सालों से मेहनत कर रहे थे और उनकी अपनी बहुत ज़्यादा इसमें सेक्रीफाइसेस हैं, मेरी अपनी हैं। तो ये जो कॉल होती है, ये जब आपको आती है तो आपके इमोशंस जो है ना वो काफ़ी सरफेस पे आ जाते हैं। तो हम सब इमोशनल थे उस वक़्त और खुश भी थे। और एक इसमें दिलचस्प पहलू ये था कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेंगे, और ये एक रेयर केस इस तरह है कि वो अपना पहला मैच उस मुल्क के ख़िलाफ़ खेलेंगे जिस मुल्क से वो आए यहाँ पे, जिस मुल्क में हम पैदा हुए। तो इसलिए वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। और ये 24 मार्च को हमें पता चला था। चले 24 पता चला, एक अच्छी न्यूज़ आपको पता चली 24 मार्च के दिन। लेकिन अब आप आपसे पूछेंगे कि क्या आपने मशवरा फिर क्या दिया मोहम्मद अब्बास को, उनका इंटरनेशनल डेब्यू और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस हमने देखा कि उन्होंने परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त दी और अपने डेब्यू को यादगार बना लिया। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे कि मशवरा क्या दिया था अजहर अब्बास साहब ने। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे न्यूजीलैंड से अजहर अब्बास साहब, मोहम्मद अब्बास के जो फादर हैं और जिन्होंने उनके कैरियर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो मोहम्मद अब्बास की जर्नी के वाले से हम इनसे जानना चाह रहे हैं। ये बताइए, मशवरा आपने फिर क्या दिया जब आपको पता चला कि पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू कर रहे हैं? मैंने उनको बस यही कहा कि बेटा, आपने काफ़ी मेहनत की है और आप यहाँ तक अपनी एक मेहनत और स्ट्रगल से पहुँचे हो, और जिस तरीके से आप खेलते हो आपका एक अपना तरीका है। बस जो भी आपके सामने सिचुएशन हो, जिस सिचुएशन में भी आपकी बारी आए या बॉलिंग आए, आपने सिचुएशन को रीड करके अपने आप को अडॉप्ट करना है उसके साथ, और बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करनी है। अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना, अपनी नेचुरल गेम करनी है। और आप कामयाब इंसान वही होता है जो अपनी नेचर के ऊपर रह के, जो अल्लाह ने उसको गिफ्ट दिया उसी हिसाब से खेलता है। तो वो मैच उनके लिए एक यादगार मैच बन गया, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी में गए कि उन्हें तेज़ रन्स करने थे और उन्होंने फिर तेज़ रन्स किए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा अजहर भाई कि अब जब डेब्यू हुआ तो डेब्यू पे तो बड़ा ज़बरदस्त डेब्यू हुआ, ड्रीम डेब्यू, 50 रन किए। फिर हमने दूसरे मैच में देखा कि 41 रन पे खेल रहे थे, 50 कर सकते थे, लेकिन सेल्फलेस इनिंग खेली। पहले मैच में थोड़ा एग्रेसिव खेले, दूसरे मैच में थोड़ा टेम्परामेंट शो किया। तो थोड़ी दोनों इनिंग्स के हवाले से बताइएगा। हाँ, ये वाकई आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहले मैच में उन्होंने काफ़ी तेज़ रन्स बनाए और 50 बनाई बड़ी तेज़। लेकिन जब सेकंड मैच में वो गए हैं तो उनके सामने सिचुएशन डिफरेंट थी। उनके 4 बंदे आउट हो चुके थे और शायद लोगों को नहीं पता, न्यूजीलैंड इस मैच में एक बैट्समैन कम खेल रही थी। मार्क चैपमैन इंजर्ड हो गए थे जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी लास्ट गेम में, तो उसकी रिप्लेसमेंट में उन्होंने किसी को नहीं लिया, उन्होंने एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर लिया था, जिसकी वजह से बैटिंग लाइनअप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। क्योंकि जब 4 बैट्समैन आउट हो गए, डेरिल मिचेल जब लास्ट आउट हुए हैं और माइकल ब्रेसवेल, उसके बाद सिर्फ ये लास्ट बैट्समैन मोहम्मद अब्बास और विकेट कीपर मिच हे थे। तो अगर उसमें से एक विकेट गिर जाती उस वक्त तो पाकिस्तान 180 भी ना करने देता। लेकिन वो उस सिचुएशन में वो समझ गए कि यार यहाँ पे विकेट बचाना बहुत ज़रूरी है। और आप यकीन करें, ये मेरी अपनी ट्रू फीलिंग्स हैं कि मुझे उनकी ये इनिंग जो सेकंड मैच में जहां उन्होंने 41 रन बनाए हैं, उनकी फर्स्ट मैच की इनिंग से ज़्यादा अच्छी लगी है।
क्योंकि इसमें उन्होंने अपना एक करैक्टर शो किया है जिसको कहते हैं कि करेज होना, कि उनका करेज था कि इतने अच्छे तेज बॉलर थे, पिच में बाउंस था, सीम हो रही थी, स्विंग हो रही थी और बहुत लग रही थी बॉलिंग। विद इन 15-20 मिनट्स के अंदर उनके सर में भी लगी बॉल, उनके शोल्डर पे लगी, उनके बाजू पे लगी, ग्लव्स पे लगी। तो लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो बैट्समैन होते हैं ज़्यादातर जो वो गिव अप कर देते हैं और वो फिर आंखें बंद करके घुमा देते हैं कहीं भी चली जाए बॉल। लेकिन इसने गिव अप नहीं किया, इसने उस फाइट में वो लॉक रहा है। ही नेवर बैक ऑफ फ्रॉम पाकिस्तानी बॉलर्स, ही केप्ट इन लॉक, केप्ट इन फाइट, और फाइट करते करते और साथ दूसरे बैट्समैन को भी खिलाते रहे हैं वो। तो वो उस सिचुएशन से अपनी टीम को निकाल के वो इतने रिस्पेक्टेबल टोटल पे ले आए जो कि पाकिस्तान के लिए चेज़ करना मुश्किल हो गया। और फिर जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो हमें वो नज़र आया कि वो काफ़ी मुश्किल टोटल है, क्योंकि उसमें बाउंस था, पिच में बहुत ज़्यादा निप थी और बॉल मूव हो रहा था। तो बहरहाल ये जो इनिंग थी ये मुझे उनकी पहली इनिंग से ज़्यादा पसंद आई थी। All right. In the recent past, we have seen so many Asian players have been played for New Zealand. तो क्या आपको लगता है कि अभी हमने देखा जतिन पटेल भी खेले, ऐश सोडी खेले, एजाज पटेल खेले, अभी राचिन खेले, अब मोहम्मद अब्बास खेले, और भी बहुत सारे प्लेयर यकीनी तौर पे न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक में एशियन खेल रहे होंगे, तो क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी है और किस तरह से ये प्लेयर जो है वो टीम तक पहुंच जाते हैं? जी हाँ, ये जो प्लेयर्स जिनका आपने नाम लिया है ये न्यूजीलैंड से खेले हैं और अब मोहम्मद अब्बास भी खेल रहे हैं। तो ये सारे ही प्लेयर आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्मेंस की है, तब जाके इनको चांस मिला है। और जहाँ तक न्यूजीलैंड में है तो यहाँ पे सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जो इंसान मेहनत करता है वही आगे आ जाता है। तो फ्यूचर अब क्या देख रहे हैं? टीम बड़ी ज़बरदस्त है न्यूजीलैंड की, अब्बास का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जी हाँ, न्यूजीलैंड में बहुत टफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो चैलेंजिंग होता है बैट्समैन के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि बॉल ज़्यादा स्विंग होती है, सीम होती है और पिचेस में बाउंस भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से बैट्समैनों को अपनी टेक्निक के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, तब जाके वो रन्स कर सकते हैं इन कंडीशंस के अंदर। तो जहाँ तक मोहम्मद अब्बास हैं, वो अगर मेहनत करते रहेंगे और अपनी गेम को रिफ़ाइन करते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, तो वो ज़रूर अपना इस स्पोर्ट्स के अंदर अपना नाम पैदा करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सुनने में आया कि विलियमसन इनको अपने घर लेके गए, इनको कुछ बैट्स वगैरह भी गिफ्ट किए, वो क्या वाक़या था? जी, न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट कल्चर है इसमें जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स और अपकमिंग प्लेयर्स को बहुत इनकरेज करते हैं और उनको मेंटोर करने के साथ साथ उनकी जो गेम की टेक्निक होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो भी उनको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। ये एक इनके कल्चर का हिस्सा है, ये बिल्कुल एक आम सी बात है यहाँ पे। और केन विलियमसन जो हैं वो मोहम्मद अब्बास को बहुत पसंद करते हैं। मोहम्मद अब्बास जो हैं वो अपकमिंग प्लेयर हैं, केन विलियमसन ने डोमिनेट किया है, बहुत रिस्पेक्टेड वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं न्यूजीलैंड की। तो उनकी हर वक्त कोशिश होती है कि सिर्फ मोहम्मद अब्बास की नहीं, कोई भी जो अच्छा यंग प्लेयर हो उसको वो इनकरेज भी करते हैं, उसको वो एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, उनको वो नेट्स में जब कभी वो प्रैक्टिस कर रहे हों और अगर वहाँ केन विलियमसन होंगे तो वो ज़रूर नेट्स में जाके उनको बताएंगे अगर उनको कोई चीज़ नज़र आएगी। तो ये जो कल्चर है ये इनका बहुत पुराना है और मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि केन विलियमसन को कौन कर रहा था, या रॉस टेलर का मार्टिन क्रो होते थे, इसी तरह जो भी इनके प्लेयर होते हैं वेल नोन, इनका पीछे कोई मेंटर होता है जिसका हाथ होता है उनके सर के ऊपर और वो एक अच्छा, अजहर भाई, की तरह एक फादर फिगर की तरह हेल्प करता है। ऑल्दो न्यूजीलैंड हैव वन द सीरीज, लेकिन बतौर पाकिस्तानी क्या आप मशवरा देंगे, क्या लग रहा है पाकिस्तान टीम में बेहतरी कैसे आएगी, क्या किस तरह कम बैक करे? देखें, जो भी स्पोर्ट्स हो या ज़िंदगी का कोई भी जो इंसान काम करते हैं, कामयाबी आपको एक मुसलसल मेहनत से मिलती है और वो मेहनत ऐसी कि जिसमें डिसिप्लिन भी हो, दयानतदारी भी हो और मेरिट को आगे लाया जाए, डिज़र्व लोगों को आगे लाया जाए। और जो आपके जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो आपकी जो एज ग्रुप क्रिकेट है, उसके ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो वहीं से प्लेयर मिलने हैं। अगर आप पाकिस्तान टीम को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं तो आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करें और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आपकी एज ग्रुप क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट जो है, कॉलेज क्रिकेट, वो वर्ल्ड क्लास बने
और ये कोई इतना ऐसा मुश्किल काम नहीं है। इसमें सिर्फ आपने यही करना होता है कि आप एक 5 साल का 10 साल का प्रोग्राम बनाएं और ये शॉर्ट साइटेड ना हो कि मैं अक्सर सुनता हूँ कि जी हमारी नज़रें जो हैं वो फ़लाँ जो कप आ रहा है उसके ऊपर है जो 6 महीने बाद है, हमारी नज़रें जो हैं वो फ़लाँ ACC ICC इवेंट आ रहा है उसके ऊपर। हम ये क्या नज़रें हैं, क्या आप करना चाहते हैं? इससे थोड़ी आपकी क्रिकेट इम्प्रूव होगी। आपकी नज़रें होनी चाहिए आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, आपकी एज ग्रुप, आपके जो रीजनल क्रिकेट है, क्लब और स्कूल क्रिकेट है। जब आप उसको इम्प्रूव करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे प्लेयर मिलेंगे। और आपने दुनिया में साबित किया है, कई सालों तक डोमिनेट किया पाकिस्तान ने हर लेवल पे, तो आप फिर भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप ये जो आपकी जो टीम है ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगी, ये इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी और आपको फाइटिंग स्पिरिट भी नजर आएगी। लेकिन उसके लिए आपको रास्ता सही चुनना पड़ेगा। रास्ता सही चुनना पड़ेगा मतलब एज ए कोच टेक्निकली अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर आपकी जानिब से क्या मशवरा होगा? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत में आपके अंदर दयानतदारी हो और आप मेरिट को आगे लेके आएँ और आपके पास जो आपका स्ट्रक्चर है क्रिकेट का उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करके अपने आने वाले जो बच्चे हैं अंडर 19 अंडर 17 उनके ऊपर इन्वेस्ट करें। और जो भी आप एक प्लानिंग करें नेक्स्ट 5 साल की या 10 साल की, फिर आप उसके ऊपर खड़े हो जाएं और ये ना हो कि आप शॉर्ट साइटेड हो गए, छोटी छोटी चीज़ों को बदल के चेंजेस करके ये एक्सपेक्ट करें कि रिज़ल्ट आ जाएगा। ये आप कर रहे हैं, आप कितने सालों से कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो आपको अपना पूरा ये चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कामयाबी का जो एक मेयार है वो मुसलसल मेहनत के नतीजे में बनता है। तो मुसलसल मेहनत तब होती है जब आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि इसमें रह के हर बंदे को ये पता हो कि अगर मैं अपनी फील्ड में एज ए प्लेयर या एज ए कोच मेहनत करूंगा तो मुझे मेरा रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि मेरिट का सिस्टम है। तो वो जब आप लेके आएंगे तो आपकी इंशाल्लाह क्रिकेट भी बेहतर होगी और आपकी टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। अच्छा, लास्ट में जो आखिरी में जो वनडे खेला जाएगा उसके लिए मैसेज मोहम्मद अब्बास के लिए, उनके फैंस के लिए? जी, मोहम्मद अब्बास के जो फैंस हैं उनको बस मेरा यही मैसेज है कि वो उनको देखा करें, उनके मैचेस जब वो खेलते हैं और उनके लिए दुआ किया करें और जब वो अच्छी परफॉर्मेंस करें तो उनको अप्रिशिएट किया करें और जब उनसे अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो भी उनको इनकरेज किया करें कि वो बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी गेम को और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अपने मैसेजेस के ज़रिए वो बता सकते हैं। तो और इसी तरह जो उनके फैंस हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी आपका शौक़ है उसमें मेहनत करें। अल्लाह आपको भी कामयाब करेगा और अल्लाह हर इंसान को कामयाब करता है जो एक नेक मकसद के साथ दिन रात मेहनत करता है। तो अल्लाह पाक उसको कामयाबी ज़रूर देता है। हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं, मोहम्मद अब्बास के साथ हैं, इसी तरह कामयाबी हासिल करते रहिए। जी टीवी के वाले से कुछ कहेंगे, क्योंकि आपको भी मदऊ किया और इससे अलावा भी हम दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन फूलों को अपने गुलदस्ते का हिस्सा बनाएं। जी टीवी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो बेसिकली दुनिया के जिस मुल्क में भी पाकिस्तानी हैं उनको रीच आउट कर रहा है और वहाँ से उनके इंटरव्यू भी करता है और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर उनकी राय लेता है। बेसिकली ऐसा करने से जी टीवी जो है उसका जो ऑडियंस हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में होते हैं। और जी टीवी जिस मकसद के तहत ये काम कर रहा है वो भी बड़ा मकसद है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो वहाँ के मुआशरों में सीखते हैं वो वापस अपने मुल्क के लोगों को बताते हैं, जिससे अपने पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों का भी बहुत फ़ायदा होता है और हमारी आवाज़ भी वापस वहाँ आप पहुँचती है। तो मैं तो जी टीवी का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे रीच किया और मेरे से पहले जो प्लेयर्स हैं और जो भी लोग पाकिस्तानी हैं, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और अल्लाह आपको इस काम में कामयाब करे। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। ये अज़हर अब्बास साहब और हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि चूँकि काफ़ी रात हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद हमारे शो के लिए उन्होंने वक्त निकाला और अपने कीमती ख्यालात से हमें मुस्तफ़िज़ का। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर योर बिजी एंड हैवी स्केजुअल कि आपने उसके बावजूद हमारे लिए टाइम निकाला। लेकिन जहाँ हम क्रिकेट की बात करते हैं वहाँ पर हम दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। पंजाब में एक वॉलीबॉल का इवेंट हो रहा है, उसको भी आज के शो में हम उसकी अपडेट लेंगे। लेकिन साथ साथ एक बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ACC के नए चीफ हो गए। इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए हमारे
हमारे नुमाइंदे खुसूसी लाहौर से इमरान लतीफ़ साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या तफसीलात हैं। इससे पहले कि इमरान मैं आपसे वॉलीबॉल की बात करूं, ज़रा बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब जो ACC के नए चीफ बने, इस हवाले से क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, क्रिकेट के मैदान में तो पाकिस्तान को कामयाबियां नहीं मिल रही, मगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के पास एक और ओहदा आ गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने शिरकत की। पाकिस्तान को सदारत मिलने का फैसला ACC एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में किया गया, जिसके बाद अगली मुद्दत के लिए ACC की सदारत पाकिस्तान के पास रहेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर होंगे और एशियन क्रिकेट काउंसिल बाज़ाब्ता अब इसका ऐलान करेगी, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर का ओहदा जय शाह के चेयरमैन ICC बनने के बाद से खाली पड़ा था। इसके साथ साथ श्रीलंका के शिमी सिल्वा अबूरी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, मगर अब बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी ACC के बाकायदा सदर मुंतखब हो गए हैं। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत मुबारक हो मोहसिन नकवी साहब आपको कि पाकिस्तान के लिए बड़ा एक एजाज़ है। लेकिन अब वॉलीबॉल के हवाले से अपडेट कीजिएगा, जो चैंपियनशिप खेले जा रही है उस हवाले से क्या तफसीलात हैं? अली सलमान नेशनल मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का मेला कल से वॉक एंड में सजेगा। 15 टीमें इन एक्शन होंगी। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी याकूब के मुताबिक वॉक एंड में होने वाली चैंपियनशिप के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इवेंट लीग सिस्टम की बुनियाद पर खेला जाएगा। इसके साथ साथ हर टीम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आएगी। चैंपियनशिप का फाइनल 2 टॉप टीमों के दरमियान 11 अप्रैल को होगा। चैंपियनशिप में बड़ी तादाद में मैचेस कराने का मकसद खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करना है, ताकि नया टैलेंट सामने आ सके। उनका कहना था जिसको ग्रूम करके कैंप लगाएंगे और आइंदा गैर मुल्की इवेंट्स में भी खिलाड़ियों को चले जनाब, एक अच्छी खबर है वॉलीबॉल के हवाले से कि वॉलीबॉल का जो मेला है वो वॉक एंड में सजने के लिए जा रहा है और वहाँ से हमें जो एक ज़बरदस्त वॉलीबॉल के प्लेयर हैं वो सामने आते नज़र आएंगे। थैंक यू सो मच इमरान लतीफ़, हमें अपडेट करे थे इस हवाले से। आज के लिए बस इतना ही। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। हम अज़हर अब्बास साहब के इंतहाई मशहूर हैं कि उन्होंने हमें न्यूजीलैंड से ज्वाइन किया, इमरान लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया अपडेट देने के लिए। हमें उम्मीद है कि जिस तरह ईद के शोज़ को आपने पसंद किया है, आज के शो को भी आप इसी तरह पजीराई बख्शेंगे। आज तक के लिए बस इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।